हेलो एवरीवन। दोस्तों आज 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 होली है और आप सभी को इस होली के पर्व पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये पिछले वाले लेक्चर का ही पार्ट होगा। यानी जो पिछला वाला टॉपिक हम लोग कवर किए थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल, उसी के पार्ट 2 को आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले वाले भाग में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 50% इसके सवाल को कवर कर रखा है, यानी सॉल्व कर लिया है। और जो बचे हुए सवाल हैं आज उसको हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पिछले टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कुछ इसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को, और उसको मैं बहुत ही क्विकली आज रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि कोई भी इंसान प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकता है बिना पार्लियामेंट का मेंबर बने, बशर्ते उसको आने वाले 6 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट के किसी हाउस का यानी लोकसभा हो या राज्यसभा उसका मेंबर बनना अनिवार्य हो जाएगा। अदरवाइज वो प्रधानमंत्री या वो मिनिस्टर अपने पद से उसको इस्तीफा देना हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान अगर वो मेंबर का मतलब पार्लियामेंट का मेंबर बनता है और मिनिस्टर का पद मतलब उसको मिल जाता है, तो उसके पास दोनों हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में जो आप कह लीजिए मीटिंग चलती है या जो कार्यक्रम वहाँ पे प्रोसीजर होता है, बेसिकली दोनों अटेंड कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ पे डिस्कस कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पे वोट नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए आप में से किसी इंसान को मेंबर ऑफ हाउस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाए, सांसद बना दिया जाए और फाइनली आगे चल करके आपको मंत्री बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जिस हाउस में हैं दोनों हाउस में यानी पार्लियामेंट में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में वोटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जिस हाउस का आपको मेंबर बनाया जाएगा सिर्फ आप उसी हाउस में वोट कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ये पावर होगा कि आप दोनों हाउस में जो डिस्कशन होगा उसको अटेंड कर सकते हैं। ओके, यानी आप वहाँ की जो प्रोसीजिंग होगी दोनों हाउस में आप जाके भाग ले सकते हैं, वहाँ के जो डिस्कशन होते हैं उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी हाउस में होगा जिस हाउस के आप मेंबर होंगे। ओके, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 78 में कही गई है। और प्रधानमंत्री जो कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनके वो चेयरमैन होते हैं, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, या नीति आयोग हो जिसे पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, या इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, या नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल हो गया, इन सब के प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं। ओके, ये कुछ बेसिक पॉइंट है और ऑलरेडी जितना भी पॉइंट इसका था मैंने पिछले वाले लेक्चर में इसको कवर कर दिया है। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैंने आपको बताया है आपको एक एक करके समझ आया होगा। तो स्टूडेंट ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग सीधे आज के टॉपिक के सवाल पे मूव करते हैं। और आज के टॉपिक का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिचुएशन। ओके, सवाल क्या कहना चाह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहने का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित में से, यानी जो 4 ऑप्शन दिया है, कौन सी स्थिति सही नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड। ओके, यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का मतलब होता है वैकल्पिक व्यवस्था, यानी ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था होने तक शासन जारी रखने का आदेश देंगे। ओके, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था का अर्थ है नई सरकार के गठन के लिए यथाशीघ्र आम चुनाव कराना, यानी जनरल इलेक्शन कराना। ओके, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि आउट गोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो जो जा रही है, यानी आउट गोइंग जो निकल रही है, जो मतलब बेसिकली खत्म होने वाली है, यानी आउट गोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे हैव हैड चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, यानी वर्तमान मंत्रिपरिषद नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाल सकती है। तो ओके, तो ये 4 ऑप्शन हो गया। सवाल क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिचुएशन, वो कौन सा करेक्ट सिचुएशन नहीं है। एराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे दे तो उसके बाद इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही है जो कि मतलब करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके,
तो ऑप्शन क्या पहला क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज, यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर आप कह लीजिए कि रिजाइन करते हैं, तो जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि देश में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था होने तक शासन जारी रखने का आदेश देंगे। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है तो इसका मतलब है कि एक नई सरकार बनती है और वो सरकार इस देश को चलाने का काम करती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो जब भी प्रधानमंत्री अपने पद से रिजाइन देंगे, ऑटोमेटिक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो ओवरऑल खत्म हो जाएगा, यानी सबको रिजाइन देना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, जब भी ऐसी रेजिग्नेशन की बात आएगी, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, तो शासन मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि हायर पोस्ट है वो, उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करिए। ओके, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो उनसे पूछ सकते हैं कि उस व्यवस्था को जारी रखने को, मतलब वो तब तक उस व्यवस्था को जारी रखें, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देने के पहले मतलब उस कंडीशन को फॉलो करते रहें जब तक एक नई सरकार नहीं बन जाती है, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाता है। ओके, तो यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है, इसका मतलब होता है कि नई सरकार के गठन के लिए यथाशीघ्र आम चुनाव कराना। जब भी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देंगे तो इसका मतलब ये है कि यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके वो पॉसिबल हो सके, एक जनरल इलेक्शन कराया जाए और जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी उसको उस सत्ता को सौंप दिया जाए। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि जो निवर्तमान यानी आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, वो नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाल सकती है। ऐसा प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे तो वो करवा सकते हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। लेकिन जो पहला पॉइंट है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देंगे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है कि कौन सा इसमें से करेक्ट सिचुएशन नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस सवाल का पर्टिकुलर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देंगे, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, वो अपने काउंसिल से इस्तीफा दे देंगे, तो इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ओके, यानी जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देंगे तो इसका मतलब है कि एक नई सरकार बनाई जानी है, एक नया सरकार आएगा जो कि इस देश को चलाएगा। तो वो तब तक राष्ट्रपति उस चीज़ को मतलब कह लीजिए कि पूछ सकते हैं कि आप लोग बने रहिए जब तक एक नई सरकार नहीं गठित की जा सकती है। ओके, तो प्रेसिडेंट रूल विल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आपका गलत है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, यानी इनमें से कौन से 12th प्राइम मिनिस्टर हैं, 12वें प्रधानमंत्री हैं। तो चंद्रशेखर की अगर हम लोग बात किया जाए तो चंद्रशेखर साहब जो थे, अच्छा यहाँ पे दो पॉइंट आप समझिएगा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर की बात होती है नंबर की, यहाँ पे जैसे एक नंबर पूछा है 12वां प्रधानमंत्री कौन है, तो इनके बीच बीच में कोई न कोई एक्टिंग प्रधानमंत्री भी होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी का जैसे ही टर्म खत्म हुआ, क्योंकि वो अपने पद पे रहते हुए उनका डेथ हो गया था, जब वो चौथे कार्यकाल में अपने थे 1964 में, तो वो अपने पद पे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था बेसिकली। तो जैसे ही इनका इंतकाल हो गया तो ऑटोमेटिक तुरंत चुनाव नहीं कराया गया, तो इनके स्थान पे गुलजारी लाल नंदा, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, इनको एक एक्टिंग प्रधानमंत्री बनाया गया था, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर उस समय बनाया गया था। आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ओके, इसके बाद फिर वापस दोबारा जो दूसरे प्रधानमंत्री बने उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो ये भी फाइनली इनका भी डेथ हो गया ताशकंद में जाके, मतलब एक आप कह लीजिए कि सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहाँ की राजधानी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान बेसिकली उस कंट्री का नाम है, वहाँ का जो राजधानी था उस समय ताशकंद, वहाँ पे ये गए थे, वहीं पे इनका डेथ हो गया था। तो वापस गुलजारी लाल नंदा जी को
गुलजारी लाल नंदा जी को वापस एक्टिंग प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन की बात किया जाए तो यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन बीच में देखिए आप तो गुलजारी लाल नंदा जी को एक्टिंग प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर आप नंबर ऑफ पर्सन की बात किया जाएगा तो वो इस समय जो करंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 15वें प्रधानमंत्री होंगे एज अ पर्सन, लेकिन एज अ पोस्ट की बात किया जाए तो उनका नंबर आ जाएगा 18th, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो दो बार प्रधानमंत्री बने हैं बहुत छोटे छोटे टर्म के लिए। और जैसे गुलजारी लाल नंदा को अगर काउंट किया जाए तो ये एक्टिंग प्रधानमंत्री थे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगौड़ा जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम लोग गुलजारी लाल नंदा जी को काउंट करते हैं तो। अगर इनको काउंट नहीं करते हैं तब मतलब तब 12वें प्रधानमंत्री हो जाएंगे ये इंद्र कुमार गुजराल जी, ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे जो कमीशन था वो जो इसका करेक्ट आंसर दिया है देवगौड़ा जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने गुलजारी लाल नंदा जी को एज ए एक्टिंग प्रधानमंत्री काउंट किया था, ओके। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगौड़ा। चंद्रशेखर की अगर बात किया जाए तो चंद्रशेखर जी इस देश के 8वें प्रधानमंत्री थे, मैं यहाँ पे काउंट लिख ही दे रहा हूँ, 8th थे। ये आपके ओवरऑल देखा जाए तो 12वें थे, अगर उनको काउंट नहीं किया जाए तो ये 11वें थे। ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ओके। इंद्र कुमार गुजराल की अगर बात किया जाए तो ये 12वें प्रधानमंत्री थे ओवरऑल अगर देखा जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 10वें प्रधानमंत्री बने थे। बाद में एक टर्म इन्होंने और हासिल किया था, मतलब एक बार इन्होंने और प्रधानमंत्री बने थे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली बार ये 10वें प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस, यानी एक बार से ज्यादा बार विद द गैप इन द बिटवीन देयर पॉलिटिकल कैरियर। कहने का मतलब यह है कि इनमें से इन 5 नामों में से जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, इंदिरा गांधी जी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन 5 लोगों में से एक से ज़्यादा बार वो कौन से लोग थे जो कि प्रधानमंत्री बने थे। और साथ साथ एक कंडीशन ये दे रखा है कि उनके पॉलिटिकल कैरियर में वो गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लगातार बने हों। जैसे अगर यहाँ के केस में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये लगातार 4 टर्म तक प्रधानमंत्री बने थे, ओके। और 1947 से लेकर 1968 तक ये बने थे, और इनका 4th टर्म में ही इनके ऑफिस में ही इनका मतलब देहांत हो गया। कहने का मतलब इनके ऑफिस इन द सेंस ये प्रधानमंत्री थे उस समय और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। यही कंडीशन लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ था, ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनका भी ऑफिस के दौरान ही मृत्यु हो गया था, ओके। लेकिन ये लोग एक बार से ज़्यादा मतलब बने थे, लेकिन ये इनके बीच में गैप नहीं था, ये लगातार बने थे, ओके। लेकिन गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये 2 बार एक्टिंग प्रधानमंत्री बने, 2 टाइम्स एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ये बने थे, ओके, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जी भी एक बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री बने थे। कहने का मतलब ये है कि गुलजारी लाल नंदा जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, ये तीनों पर्सन एक बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री इस देश के बने हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होंगे और लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यानी ये तीनों ऑप्शन आपका चला गया। ऑटोमेटिक एक ही आंसर आपके सामने बचेगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3, 4 और 5 जो हैं, यानी गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये एक बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ओके। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड नेवर बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, ओके। कहने का मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से वो कौन से इंसान हैं जो कि कभी भी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एनी स्टेट, यानी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए थे। तो यहाँ पे एच.डी. देवगौड़ा की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कर्नाटका के सीएम थे। एच.डी. देवगौड़ा जी की अगर बात किया जाए तो ये 1994 से लेके 1996 तक ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव जी की अगर बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। कब से कब तक? तो ये 1971 से लेके 1973 तक, ओके। तो ये भी आपके
किसी राज्य के मुख्यमंत्री तो थे ही, जो सवाल पूछा गया है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, उनका नाम बताना है। मोरारजी देसाई की अगर बात किया जाए तो ये जब ब्रिटिश भारत था, यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ था बेसिकली, तो उस समय जब हमारा बॉम्बे स्टेट जो कहा जाता था, जो कि आज के समय में देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिला के कहा जाता था, तो सीएम ऑफ बॉम्बे स्टेट थे ये, सीएम ऑफ बॉम्बे स्टेट थे। कब से कब तक थे? तो ये 1952 से लेके 1956 तक थे। ओके, तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल एच डी देवगौड़ा जी हो गए कर्नाटका के, पीवी नरसिम्हा राव जी हो गए आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई हो गए बॉम्बे स्टेट के। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा चंद्रशेखर जी, जो कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए थे। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रशेखर जो थे वो बलिया से, ये बेसिकली चंद्रशेखर जी का जो लोकसभा सीट था वो बलिया था, यानी उत्तर प्रदेश का, यानी पूर्वांचल कह लीजिए। ये बिहार के बॉर्डर से मिलता जुलता एक जिला है यूपी का, पूर्वांचल का। तो वहाँ से ये लोकसभा के मेंबर चुने गए थे और इन्होंने, इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी ये 1990 से 1991 के बीच में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर जी, जो कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए थे। बाकी तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी इन चारों ऑप्शन में से देवगौड़ा जी हो गए, इंद्र कुमार गुजराल जी हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए। इन चारों लोगों में से वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा के मेंबर थे? यानी कहने का मतलब है 3 ऐसे मेंबर होंगे जो कि राज्यसभा के मेंबर होंगे। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देवगौड़ा जी की अगर बात किया जाए, देवगौड़ा जी जो है वो कर्नाटका से राज्यसभा के मेंबर थे। ये कर्नाटका के सीएम थे, तो अभी मैंने आपको बताया तो ये वहीं से राज्यसभा के मेंबर चुनकर आए हुए थे और बाद में ये प्रधानमंत्री बने थे। इंद्र कुमार गुजराल जी की अगर बात किया जाए तो ये बिहार से राज्यसभा के मेंबर थे। कहाँ से? बिहार से। बिहार से ये राज्यसभा के मेंबर थे। ओके, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात किया जाए, जब ये इनका भी 2024 में देहांत हो गया और ये जो एमपी बनाए गए थे, सांसद बनाए गए थे, तो इन्होंने असम से इनको सांसद बनाया गया था। ओके, और ये भी राज्यसभा के मेंबर थे। एक पॉइंट आपका यहाँ बच रहा है, चंद्रशेखर जी, मैंने पिछले सवाल में ही इनको मेंशन कर दिया था कि ये प्रधानमंत्री बने थे 1990 से लेकर 1991 में, और ये लोकसभा के मेंबर थे। किसके? लोकसभा के ये मेंबर थे। ओके, और ये बलिया से बनाए गए थे। बलिया मैंने आपको बता दिया कि यूपी के पूर्वांचल में एक जिला है और ये बिहार, यूपी बिहार के बॉर्डर से मिलता जुलता है। ओके, तो ये लोकसभा के मतलब मेंबर बनाए गए थे और लोकसभा के सांसद बनाए गए थे बलिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल जो पूछा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल यही पूछा है कि प्रधानमंत्री वो कौन थे जो कि लोकसभा के मेंबर थे, ना कि राज्यसभा के। बाकी तीनों लोग राज्यसभा के मेंबर थे, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर जी, ये कि बलिया से लोकसभा के मेंबर थे। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, privatization and globalization was announced as new economic policy by prime ministership। इसी को शॉर्टकट में एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है। ओके, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इकोनॉमी का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बेसिकली अगर आप देखें तो ये एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है शॉर्टकट में, जिसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब ये इकोनॉमी वाला हम लोग टॉपिक करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये किसके प्रधानमंत्री टेन्योर के दौरान इस चीज़ को लाया गया था? तो सबसे पहले ये समझिएगा कि एलपीजी जो रिफॉर्म है ये 24 जुलाई 1991 के दौरान इसको घोषित किया गया था। और इस समय जब प्रधानमंत्री थे वो आपके थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, यानी पीवी नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनके प्रधानमंत्री के दौरान मतलब जब ये प्रधानमंत्री थे उसी दौरान इस रिफॉर्म को लाया गया था, लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका 2024 में निधन हो गया। ये बड़े विद्वान आदमी थे, बेसिकली इनको इकोनॉमिस्ट मतलब इंडिया में अगर देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ये कहे जाते थे। ओके, और अगर देखा जाए इसमें 4 ऑप्शन में ये पूछा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पे नहीं थे। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ, माफ कीजिएगा,
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये थे तो बिल्कुल थे। ये फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे 1991 से लेकर 1996 तक ये इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगला क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई के गवर्नर थे। बात बिल्कुल सही है। 1982 से लेकर 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे। ओके, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो चेयरमैन नहीं थे किसके, फाइनेंस कमीशन के। ओके, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट आईएमएफ, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली। तो इसके ये मेंबर रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे भारत की तरफ से। ये आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव के पद को भी संभाला है, तो ये कई पदों पे रहे हुए हैं। तो जो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है उनमें अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी जो मतलब फाइनेंस कमीशन है उसके ये चेयरमैन नहीं थे। ओके, बाकी जो तीनों पद है उस पर उन्होंने अपना कार्यभार मतलब अपने क्या कहते हैं कि ड्यूटी दी है उन्होंने। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि असर्शन रीजन का है, कथन और कारण का है। पहला असर्शन क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है कि मिनिस्टर्स मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट्स एडहेयर टू दैट पॉलिसी, यानी किसी व्यक्ति मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पॉलिसी को बनाते हैं लेकिन सिविल सर्वेंट्स उस पॉलिसी को एडहेयर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको मतलब बेसिकली उस पर काम करते हैं। ये बात सही है, तो ये बिल्कुल बात सही है। रीजन क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इस देश के, मतलब इस देश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो वो चलता है बेसिकली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही बात है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो काम करती है कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये भी कथन और कारण का सवाल है। कथन क्या कह रहा है, कथन ये कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री घोषित करना एक राजनीतिक निर्णय है। बात सही है, क्योंकि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनकी अगर बात किया जाए तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ की बात कही जाती है। कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, बेसिकली यह एक राजनीतिक निर्णय है। ऐसा हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है जो कि उप प्रधानमंत्री की बात करे। ओके, रीजन क्या कह रहा है कि इट डज नॉट कन्फर ऑफ हिम एनी पावर द प्राइम मिनिस्टर, यानी इससे उसे पीएम की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, तो भारत के संविधान की अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के कर्तव्य और पद का उल्लेख नहीं है। अगर कन्वेंशनली देखा जाए, यानी परंपरागत रूप से देखा जाए, तो किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री घोषित किया जा सकता है, इससे उन्हें प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, लेकिन ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया, कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, रिलेटेड विद इंडिया। ओके, ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर, येलो बुक एंड ब्लू बुक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाइट पेपर की बात हो जाएगी, यानी श्वेत पत्र की बात हो जाएगी। यानी व्हाइट पेपर जो होता है वो भारत सरकार या उसके मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और यह बेसिकली एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी विशेष विषय पर सरकार की नीतियों की व्याख्या करता है और विधेयक यानी बिल तैयार करने से पहले सरकार को प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए जो कि भारत सरकार से संबंधित एक दस्तावेज है तो वो आपका व्हाइट पेपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन हुआ वो किसके रिपोर्ट पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपालास्वामी अयंगर, यानी एन गोपालास्वामी अयंगर इनका पूरा नाम है, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन गोपालास्वामी अयंगर की रिपोर्ट के बेस पे ही जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है वो रिपोर्ट आधारित है। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे बेसिकली एक साइड पर्सनालिटी का नाम दे दिया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई, राजीव गांधी जी हो गए, और उनके सामने जो दिया है ये बेसिकली उनकी समाधि जो स्थल है उसके नाम के बारे में पूछ रहा है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि स्थल है उसको शांति वन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इनके समाधि स्थल को कहा जाता है वीर भूमि, ना कि कर्म भूमि। ओके, वीर भूमि कहा जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। और कर्म भूमि की अगर बात किया जाए तो हमारे देश में 9वें जो प्रेसिडेंट है, 9th प्रेसिडेंट जो थे प्रेसिडेंट, उनका नाम जो था वो था शंकर दयाल शर्मा। यहाँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनके नाम से जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं कर्म भूमि। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रॉन्ग है, वही पूछा है कि कौन सा गलत है। तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं वीर भूमि, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को बोलते हैं कर्म भूमि। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और ये लेक्चर भी आपको पसंद आ रहा होगा। ओके, अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपको कोई डाउट है या कोई आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अपने कमेंट को ज़रूर कीजिएगा, और इसमें इस सीरीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप ज़रूर बताइएगा। ओके, और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से एक बार अगेन आपको हैप्पी होली, और आप सभी को इस वर्ष ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए, और आप सभी लोग को फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।